लोग उग्रवाद की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण थे उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने कुछ मुख्य कारण जैसे 1892 का अधिनियम, राजनीतिक भिक्षावृत्ति में आस्था का मिटना, इसके अलावा भारत का तीव्र आर्थिक शोषण, अकाल, प्लेग आदि के समय सरकार का अच्छा सहयोग नहीं देना, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अगली बात का अध्ययन करेंगे जो कि है सांस्कृतिक नवजागरण, कि किस प्रकार से सांस्कृतिक नवजागरण जो है उसने भारतीय जो उनमें उग्रवादी विचारधारा जो उसको पैदा किया था। कि अंग्रेजों ने भारतीयों को ये बताने का प्रयास किया कि पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ है, और अंग्रेजों ने भारत में जिस प्रकार की शिक्षा का विकास किया उसमें भी उनका ध्येय भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। और कांग्रेस के उदारवादी नेता भी पाश्चात्य संस्कृति के रंग में डूबे हुए थे, परंतु 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के अनेक क्षेत्रों में पुनर्जागरण दिखाई दे रहा था, और धार्मिक पुनरुत्थान ने शिक्षित वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने प्रचार में जनता का ध्यान अपने प्राचीन गौरव की ओर आकर्षित किया, और स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की महानता सिद्ध कर विश्व भर को आश्चर्यचकित कर दिया। और इस महान नेताओं ने जनता में अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के प्रति आत्मविश्वास पैदा किया और भारतीय जनजीवन में एक नवीन जागृति और नई स्फूर्ति उत्पन्न की। इसी समय राष्ट्रीय साहित्य जो उसका भी विकास हुआ, जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकार और रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे कवि और दृष्टाओं द्वारा भारतीय भाषाओं की संपन्नता बढ़ रही थी, और भारतीय कला, संगीत, प्राचीन साहित्य और संस्कृति जो उसका भी पुनरुत्थान हो रहा था, और भारतीयों को अपने पूर्वजों की उपलब्धियां जो थी उनके ऊपर गर्व हो रहा था। इस युग का बंगला साहित्य देशभक्ति की उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत था, और बंकिम चंद्र का आनंद मठ सामयिक रूप से प्रभावी पुस्तक थी, और उसका प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बन गया था। और हिंदू धर्म और संस्कृति के इस नव जागरण से अभिभूत एनी बेसेंट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि विश्व का कोई भी धर्म इतना पूर्ण नहीं है जितना हिंदू धर्म है। फलस्वरूप भारत का युवा वर्ग पश्चिमी वस्तुओं, पोशाकों और शिक्षा का विरोधी बनता गया, और भारतीय वस्तुओं और भारतीय विचारधारा के प्रति प्रेम जागृत हुआ और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। और इस आत्मविश्वास ने भारतीयों को विदेशी शासन के प्रतिकार करने और कष्ट सहने और आवश्यकता पड़ने पर बलिदान करने के लिए तैयार किया। और गुरुमुख निहाल सिंह का भी मानना है कि उग्रवादी आंदोलन को देश में धार्मिक पुनरुत्थान जो उससे काफी प्रेरणा मिली थी। दूसरी बात आती है आंग्ल भारतीयों का अहंकार युक्त व्यवहार, कि किस प्रकार से आंग्ल भारतीय जो थे वो भारतीय जो उनके साथ में व्यवहार करते थे, कि भारतवासियों के प्रति अंग्रेजों और आंग्ल भारतीयों में अहंकार युक्त एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार ने भी उग्रवादियों के उदय में योगदान दिया था। अंग्रेज लोग भारतीयों को निम्न प्रजाति का समझते थे और उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। आंग्ल भारतीय समाचार पत्र खुले रूप में अंग्रेजों को भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रोत्साहन देते थे, और सरकार की ओर से भी उन्हें प्रोत्साहन एवं संरक्षण मिलता था। और ब्रिटिश सैनिक तथा अधिकारी भारतीयों के साथ अपमानजनक ही नहीं अपितु कई बार तो निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते थे। सरकार उन लोगों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं करती थी। किसी भारतीय की हत्या कर देने पर भी अंग्रेजों को नाम मात्र भी सजा दी जाती थी। और लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने जाति भेद की नीति को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, और कर्जन की मान्यता थी कि पश्चिमी लोगों में सभ्यता और पूर्वी लोगों की मक्कारी पाई जाती है, और जाति भेद की नीति ने भारतीयों में प्रतिशोध की भावना को उभारा और उन्हें उग्रवादी बना दिया। आंग्ल भारतीय पत्रों का विरोधी दृष्टिकोण हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के उदय का एक कारण बना, और भारतीय समाचार पत्रों द्वारा विरोधी दृष्टिकोण का प्रचार करना तथा भारतीयों के चरित्र जो उसका हनन करना था। और इन समाचार पत्रों में शिक्षित भारतीयों को गुलाम, घुड़सवार, भिखमंगे, नीच जाति आदि का कहकर गालियां दी जाती थी। फिर भी सरकार इन पत्रों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकी, और इससे युवा भारतीय बहुत ज्यादा उत्तेजित हो उठे। और इतना ही नहीं, कई बार तो सरकार के शीर्ष अधिकारी भी हमारी राष्ट्रीय भावना जो उसको अपमानित करने से नहीं चूकते थे। और 1905 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अपने दीक्षांत भाषण में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत राष्ट्र जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत को एक राष्ट्र ही नहीं माना था। अगली बात आती है कर्जन के पूर्व के शासकों की निंदनीय, यानी कि लॉर्ड कर्जन के पूर्व जितने भी शासक आए थे उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उनकी वजह से भी उग्रवादी विचारधारा जो उसका जन्म हुआ था। कि लॉर्ड कर्जन के पूर्व
लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एलिंगन जो उसका शासन था, और ये दोनों ही भारतीयों से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। उन्होंने भारतीय जनता की हालत को सुधारने के लिए कोई भी कार्य नहीं किए थे। इसके अलावा उसने भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा के भाव पैदा करने वाले काम करने शुरू कर दिए, और दोनों के शासनकाल में अनेक दमनकारी कानून जो वो भी लाए गए। लॉर्ड एलिंगन के समय कहा जाता है कि भारत में भयंकर अकाल पड़ा, किंतु उसने जनता के राहत कार्यों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि दिल्ली में एक बहुत ही शानदार दरबार का आयोजन किया और उस पर लाखों रुपया उसने खर्च किया, जो कि वो क्या करना चाहता, जो महामारी फैली थी उसके ऊपर उन लोगों को पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके बल्कि अपनी शान और शौकत के लिए इस प्रकार का पैसा खर्च किया। और भारत से स्वदेश लौटते समय एलिंगन ने गर्व से कहा कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था और तलवार के जोर से उसकी हम रक्षा कर पाएंगे, और उसके इस कथन ने अनेकों लोगों को उग्रवाद की ओर धकेल दिया। और 1897 ईस्वी में तिलक को राजद्रोह के अपराध में 18 महीने का कठोर कारावास, चांपेकर बंधुओं को प्राणदंड और नाटू बंधुओं को देश निर्वासन आदि घटनाओं ने भी उग्रवाद को पनप पाया। इसके अलावा अगली बात आती कर्जन की दमनकारी नीतियां, कि कर्जन जो 1898 से 1905 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, ने जन भावना को और जनता की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया, और उग्रवाद के उदय में उसके द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियां जो उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें सबसे पहली बात आती है केंद्रीकरण की नीति, कि कर्जन ने आरंभ से ही पक्का इरादा कर लिया था कि वह प्रशासनिक ढांचे को अधिक कारगर ढंग से चलाने के योग्य बनाएगा, और इसके लिए जरूर था कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने की प्रणाली जो उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। और कर्जन ने देखा कि कार्यालयों के काम में बहुत अधिक विलंब हो रहा है और प्रत्येक विभाग के बीच अनावश्यक ढंग का अलगाव था। अतः लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पुरातत्व, खानों इत्यादि के विषय में निर्देशन और नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की, और वस्तुतः वह केंद्रीयकरण के सिद्धांत का पक्षपाती था। इसीलिए उसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विशेष स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी नीतियों से केंद्रीयकरण में वृद्धि हुई, और भारतीयों ने उसकी इस नीति को पसंद नहीं किया। इसके अलावा इसमें दूसरी बात आती कलकत्ता निगम अधिनियम, कि 1899 ईस्वी में पारित इस अधिनियम के अनुसार कलकत्ता निगम के आकार को छोटा कर दिया गया, और अभी तक इस निगम में 2/3 ऐसे सदस्य थे जिन्हें कर देने वाले शहर के निवासी चुनते थे, और नए अधिनियम के अनुसार निगम के सदस्यों की संख्या को 75 से घटाकर 50 कर दिया गया था, और ये 25 सदस्य करदाताओं के प्रतिनिधियों में से कम किए गए, और अब केवल आधे सदस्य जनप्रतिनिधि हो सकते थे, और शेष आधे सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया। और ये व्यवस्था भी की गई कि निगम के चेयरमैन की नियुक्ति सरकार करे, और इस अधिकारी को हर प्रकार की स्थिति में कई विशेष अधिकार प्रदान किए गए, और सरकार ने इस अधिनियम द्वारा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को घटाते समय यह तर्क दिया कि निगम के सदस्य केवल बहस करते रहते थे, लेकिन वे वास्तविक काम करने में रुचि नहीं लेते थे, और बंगाल में तथा देश के दूसरे भागों में सरकार की इस नीति का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस अधिनियम की बहुत ज़्यादा आलोचना करते हुए कहा कि जिस दिन यह अधिनियम पारित किया गया था उसे बंगाल की भावी पीढ़ियां उस दिन के रूप में स्मरण यानी कि याद रखेगी, और जब कलकत्ता में स्थानीय शासन का उन्मूलन कर दिया गया तो निगम के 28 भारतीय सदस्यों ने विरोध प्रकट करने के लिए अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, और काफी वर्षों बाद इस अधिनियम में संशोधन किया गया। अगली बात आती है दिल्ली दरबार, कि 1899-1900 के बीच में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, और उसकी चपेट में बंबई, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बड़ौदा और मध्य भारत की कई रियासतें जो थी वो आ गई थी, और इस अकाल का असर जो था वो आगे आने वाले कई वर्षों तक रहा, और इसकी कोई परवाह न करते हुए कर्जन ने बड़ी शान और शौकत के साथ दिल्ली में एक भव्य दरबार जो उसका आयोजन किया, और 7वें एडवर्ड को भारत का सम्राट घोषित किया, और भारतीय नेताओं और समाचार पत्रों ने मौजूदा हालत में दरबार जो उसका बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई, और कर्जन ने इस काम की आलोचना की, और 1903 में कांग्रेस अधिवेशन में भी कहा जाता है कि इसमें इसकी काफी आलोचना की गई थी। अगली बात आती वे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कि कर्जन का एक अन्य बहुत ही कटु
नियम जो है वो कौन सा पारित किया कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो उसने पारित किया गया था। और इस अधिनियम का लक्ष्य था शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण जो उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाना और भारतीयों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सीमित कर देना और शिक्षा को राष्ट्रीय विचारधारा के विरुद्ध साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रचार का साधन बनाना था। और इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों की सीनेट के सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई और उनमें सरकार द्वारा नामजद सदस्यों का बहुमत कायम किया गया। अर्थात कर्जन विश्वविद्यालयों को भी सरकारी विभाग में परिवर्तित करना चाहता था और इस अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को संबद्ध कॉलेजों पर नियंत्रण करने के लिए अधिक अधिकार दिए गए और नए कॉलेजों को मान्यता देने के लिए नियम जो थे वो और भी ज्यादा कठोर बना दिए गए और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति पर भी सरकार की स्वीकृति बहुत ज्यादा जरूरी कर दी गई थी। और इस अधिनियम का एक ही अर्थ था कि उच्च शिक्षा के विषय में सरकार की इच्छा के बिना कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता, परंतु सरकारी नियंत्रण का विचार उस समय की परिस्थिति को बिल्कुल यानी कि किसी भी रूप में पसंद नहीं आया और कर्जन को कटु आलोचना का शिकार भी होना पड़ा तथा इस अधिनियम के विरोध में विशाल जनसभाएं और देश में बुद्धिजीवी जो उनके द्वारा अधिनियम जो उसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। तो इस प्रकार से ये कर्जन जो है उसने जो नियम पारित किए गए थे उनसे जनता जो उसकी और ज्यादा विरोधी बनती जा रही थी। इसके अलावा अगली बात आती है सरकारी गोपनीय विषयों से संबंधित अधिनियम। 1904 में यह अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम द्वारा असैनिक विषयों का भेद देना, समाचार पत्रों में सरकार के प्रति घृणा पैदा करने वाले समाचार पत्र छापना, वर्ग द्वेष को प्रोत्साहन देना आदि दंडनीय अपराध माने गए और इससे जनता में व्यापक असंतोष फैला क्योंकि इस अधिनियम का बुद्धिजीवी जो थे, जो पढ़े लिखे लोग जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। अगली बात आती है कि सैनिक खर्चे कि अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और वृद्धि के लिए चीन और दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय खर्चे से सेनाएं भेजी गई और 1904 ईस्वी में तिब्बत पर आक्रमण किया गया और इस अभियान का सारा खर्च भी किसके ऊपर, भारत जो उससे वसूल किया गया। जबकि इन सभी सैनिक कार्यों से भारत का कोई भी लेना देना नहीं था क्योंकि साम्राज्यवादी नीति कौन अपना रहा था, इंग्लैंड अपना रहा था। इंग्लैंड को साम्राज्य का विस्तार करना था, भारत को नहीं करना था। लेकिन उसके बावजूद भी ये सैनिक खर्च जो किससे लिया गया, भारत से लिया गया। इसीलिए उग्रवादी नेताओं ने इस प्रकार के खर्चे जो है भारत के राजकोष पर डालने की नीति जो थी सरकार की, उसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। अगली बात आती विक्टोरिया मेमोरियल कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद को भारत में हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च कर कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया और जागरूक भारतीयों ने इसे पराधीनता का स्मारक और अपनी राष्ट्रीय भावना का अपमान समझा और इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। इसके अलावा अगली बात आती है कि बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसने कि उग्रवाद जो उसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया था और वह था बंगाल का विभाजन। कहा जाता है कि लगभग यानी कि बंगाल जो उस समय लगभग कहा जाता है कि लगभग 8 करोड़ जनसंख्या जो थी वो 8 करोड़ तथा क्षेत्रफल जो था वो लगभग 1,90,000 वर्ग मील था और उसकी दृष्टि से कहा जाता है कि बंगाल का जो प्रांत जो था वो बहुत ही बड़ा था और उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर आदि सभी शामिल थे और सर्वाधिक बड़ा प्रांत होने के कारण प्रशासन का भार इतना अधिक बढ़ गया था कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासन चलाना कठिन हो रहा था, अतः उसका विभाजन करना आवश्यक हो गया था। परंतु लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से उसको चलाना नहीं बल्कि उसका विभाजन इसलिए करना था ताकि उसमें फूट डाली जा सके और वह बंगाल के विभाजन के द्वारा एक ऐसे क्षेत्र की स्थापना करना चाहता जिसमें मुसलमानों का बहुमत हो और बंगाल का विभाजन यदि भाषा के आधार पर किया जाता अर्थात एक भाग में बंगला भाषा बोलने वाले और दूसरे भाग में अन्य भाषाएं बोलने वाले तो भारतीयों को कोई आपत्ति नहीं होती और राष्ट्रीयता की भावना में उग्रता भी नहीं आती। लेकिन बंगाल का विभाजन इस प्रकार किया गया कि जिससे एक भाग में मुसलमानों का बहुमत रहे और पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक अलग प्रांत बना जिसमें 3 करोड़ 10 लाख लोग रहते थे और इसमें 1 करोड़ 80 लाख के लगभग मुसलमान थे। और स्वयं लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की सभाओं में कहा था कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा के लिए नहीं किया जा रहा है वरन उसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत भी बनाया जा रहा है जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी और बचे हुए बंगाल प्रांत में 1 करोड़ 70 लाख बंगला भाषा भाषी लोगों की तुलना में बिहारी तथा उड़िया भाषाओं को बोलने वालों की संख्या
4 करोड़ 10 लाख होगी। इस प्रकार से बंगाली लोगों को नए बंगाल प्रांत में अल्पसंख्यक बना दिया और ब्रिटिश शासक राष्ट्रीय आंदोलन से भयभीत थे और उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात करने की ये चाल चली थी। और उस समय भारत सरकार के गृह सचिव हार्वर्ड हॉप रिस्ले ने गुप्त दस्तावेज में लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और बंगाल का विभाजन हो जाने से वह अलग अलग राष्ट्रों में बंट जाएगा और हमारा एक उद्देश्य हमारे विरोध में संगठित शक्ति को विभाजित करना और उसे कमजोर बनाना था। और साफ जाहिर है कि बंगाल में कांग्रेस के आंदोलन को शक्तिहीन करने के इरादे से ही बंगाल का विभाजन किया गया था। और इसी कारण से जब भारतीय जब इस बात का पता चला कि इस प्रकार की राजनीतिक कारणों से बंगाल का विभाजन किया गया तो उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया।